नमस्कार। सोच के देखिए, एक विद्वान के हाथ से लिखे कुछ पुराने से पन्ने और उनमें छिपा है प्राचीन भारत के इतिहास और साहित्य का पूरा खजाना। आज हम साथ मिलकर इन्हीं पन्नों में छुपे राज खोलने जा रहे हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि हजारों साल पुरानी दुनिया और उसकी कहानियां आखिर हम तक पहुंचती कैसे हैं? कैसे कोई पूरी सभ्यता अपनी यादें आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज पाती है? और जानते हैं, इसका जवाब कभी-कभी ऐसे बिखरे हुए हाथ से लिखे नोट्स में ही छिपा होता है। हाँ, पहली नज़र में ये थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन इसका हर एक शब्द एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। तो चलिए इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इतिहास लिखने की शुरुआत को समझेंगे। फिर साहित्य के उन दिग्गजों की दुनिया में गोता लगाएंगे। प्राचीन कानून और समाज को समझने वाले ग्रंथों को जानेंगे। अतीत को लिखने वालों के बारे में बात करेंगे और आखिर में प्राचीन संस्कृति की उस गूंज को महसूस करेंगे जो आज भी सुनाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इतिहास लिखने का सिलसिला है, ये आखिर शुरू कहाँ से हुआ। अब देखिए, इन नोट्स की सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहली ही एंट्री हमें सीधे इतिहास लिखने की जड़ों तक ले जाती है। ये हमें एक ऐसे शख्स से मिलवाती है जिसने अतीत को देखने और लिखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। और वो शख्स हैं हेरोडोटस। जी हाँ, इन्हें इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उनकी किताब हिस्टोरिका सिर्फ यूनान की कहानी नहीं कहती, बल्कि उसमें भारत और फारस के बीच के पुराने रिश्तों का भी जिक्र मिलता है। असल में यहीं से हमें उस दौर के भारत की एक बाहरी झलक मिलनी शुरू होती है। तो इतिहास से निकलकर अब चलते हैं कला और साहित्य की उस सुनहरी दुनिया में, जब भारत में कविता और नाटक अपने चरम पर थे। और देखिए, जब भी प्राचीन भारतीय साहित्य की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे पहले जहन में आता है, कालिदास। उन्हें अक्सर भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है और ये नाम उनकी काबिलियत को बिल्कुल सही तरह से बयां करता है। अगर हम इन नोट्स पर वापस नजर डालें तो साफ पता चलता है कि लिखने वाले ने कालिदास और उनके काम पर कितना जोर दिया है। यहाँ पॉइंट नंबर 6 पर देखिए, उनकी महान रचनाओं की एक पूरी लिस्ट है जो दिखाती है कि उनका असर कितना गहरा था। उनकी कलम से कुमार संभव और रघुवंश जैसे महाकाव्य निकले, तो मेघदूत जैसी अद्भुत कविता भी। लेकिन उनके नाटक, खासकर दुनिया भर में मशहूर अभिज्ञान शाकुंतलम, आज भी साहित्य की दुनिया में एक मिसाल हैं। लेकिन कालिदास अकेले नहीं थे। इन नोट्स में अश्वघोष का जिक्र है, जिन्होंने बुद्धचरित्र लिखा। भास के नाटक स्वप्नवासव दत्तम का भी जिक्र है। साथ ही बाणभट्ट की हर्षचरित और जयदेव का गीत गोविंद, ये सब उस दौर की साहित्यिक समृद्धि का सबूत हैं। तो कला और साहित्य की दुनिया से निकलकर अब जरा उन ग्रंथों पर नजर डालते हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय समाज की बुनियाद रखी, मतलब कानून और सामाजिक नियमों की वो किताबें। इन नोट्स में देखिए, हिंदू कानून की दो बहुत ही जरूरी शाखाओं का जिक्र साफ साफ मिलता है। ये सिर्फ कानून की किताबें नहीं थीं, इन्होंने प्रॉपर्टी के बंटवारे जैसे जरूरी मुद्दों को तय किया और समाज को एक ढांचा दिया। ये दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट थे जो ये तय करते थे कि परिवार में जायदाद कैसे बंटेगी। एक तरफ थी मिताक्षरा, जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित थी, और दूसरी तरफ थी दायभाग, जिसका पूरा फोकस उत्तराधिकार के नियमों पर था। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने जो देखा उसे लिखा। ये वो इतिहासकार और यात्री थे जिनके लिखे शब्दों से हमें उस समय के भारत को जानने का मौका मिलता है। ये सिलसिला शुरू होता है मेगिस्थनीज जैसे यात्रियों से, जिन्होंने इंडिका में मौर्य साम्राज्य का आंखों देखा हाल बयान किया। फिर सदियां बीती, प्लिनी द एल्डर ने भारत का जिक्र किया। उसके बाद 11वीं सदी में अल बेरूनी आए, जिन्होंने किताब उल हिंद में यहाँ के विज्ञान और संस्कृति को बहुत गहराई से समझा। और फिर 12वीं सदी में कल्हण ने राज तरंगिणी में कश्मीर का पहला डिटेल्ड इतिहास लिखा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम संस्कृति के उन पिलर्स को देखेंगे जिनकी विरासत आज भी जिंदा है, यानी भाषा, कला प्रदर्शन और संगीत। भाषा की बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी के बिना बात अधूरी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये संस्कृत ग्रामर का पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। इसकी बनावट इतनी सटीक है कि आज भी दुनिया भर के भाषाविद इससे सीखते हैं।
और अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उसका आधार ग्रंथ है। भारतीय नृत्य, संगीत और नाटक सबकी जड़ें इसी में हैं। इसमें स्टेज कैसा हो, मेकअप कैसा हो, भाव कैसे दिखाए जाएं, हर छोटी से छोटी बात का जिक्र है। अब संगीत की बात करें तो ये नोट्स एक बड़ा ही दिलचस्प फर्क दिखाते हैं। वीणा को एक प्राचीन वाद्य यंत्र बताया गया है जिसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। वहीं सितार, सरोद और तबला इन्हें मध्यकालीन दौर का माना गया है। यह दिखाता है कि वक्त के साथ संगीत का रूप भी कैसे बदला। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो इन नोट्स से हमें कुछ महान हस्तियां मिलती हैं। हेरोडोटस, जिन्होंने इतिहास की नींव रखी, कालिदास, जिन्होंने साहित्य को आसमान तक पहुंचाया, विज्ञानेश्वर, जिन्होंने कानून को एक दिशा दी, और पाणिनि, जिन्होंने भाषा को एक वैज्ञानिक ढांचा दिया। हर एक ने अपने अपने फील्ड में एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी कायम है। तो आखिर में ये बिखरे हुए से लगने वाले नोट्स हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जो इतिहास, कला और कानून से कितनी भरी पूरी थी, और ये सब कुछ सिर्फ लिखने के एक मामूली से काम की वजह से आज तक बचा हुआ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अतीत की न जाने और कितनी महान कहानियां, कितने गहरे राज इसी तरह के पन्नों में कहीं दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।